नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ IAS में। और साथियों, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई सारे टॉपिक्स को हम इसमें कवर करेंगे। कल हमने आपको बताया था किस प्रकार से इजराइल ने ईरान पे हमला किया और आज मैं आपको बताऊंगी कि ईरान ने उसका रिटेलिएशन कैसे करा, फिर से इजराइल ने क्या और हमला किया है उसको डिटेल से जानेंगे। उसके साथ साथ ये भी जानेंगे कैसे बेंजामिन नेतन्याहू ने पीएम मोदी को कॉल करी सपोर्ट के लिए, और ये भी जानेंगे कि क्या इजराइल द्वारा किए गए हमले से ईरान के यहाँ अंदर न्यूक्लियर रेडिएशन हुआ है। और एक चीज़ और जानेंगे जिसमें अभी की खबर है कि इजराइल भारत से अपोलोजाइज कर रहा है। किस चीज़ के लिए, आइए इस लेक्चर के अंदर डिटेल से समझते हैं, लेकिन हमेशा की तरह शुरू से शुरू करेंगे। देखिए, आप जानते हैं कि हमने कल कवर किया था अच्छे से कि किस प्रकार से इजराइल ने अटैक करा था ईरान के ऊपर। क्यों किया था? क्योंकि ईरान यहाँ पे बना रहा है अपने लिए न्यूक्लियर बम, जिसके लिए उसने एक ट्रीटी साइन करी थी कि वो नहीं बनाएगा। बट चूंकि वो बना रहा है, इससे सबसे ज़्यादा इजराइल का कहना है कि हम छोटे देश हैं, अगर ईरान के पास न्यूक्लियर बम बन के तैयार हो गया तो हमें खतरा है। न्यूक्लियर बम किस तरह से, अब देखिए, कुछ कहना है कि शायद बन चुका हो, कुछ कहना है कि नहीं देखो नहीं अभी बना है अभी बस। लेकिन यहाँ पे यूरेनियम का एनरिचमेंट होता है, अगर 90% से ऊपर हो जाता है एक मथनी में मथ के, ठीक है। अब उसको बहुत डिटेल से मैं इस लेक्चर के अंदर नहीं कवर कर पाऊंगी, आप कमेंट करेंगे तो मैं अलग से बता दूंगी। तो उसमें प्योर फॉर्म ऑफ जब आपका कुछ आइसोटॉप्स होते हैं, अगर यूरेनियम उस रिच फॉर्म में निकल आता है तो 90% से ऊपर एनरिच करने के बाद न्यूक्लियर बम बनाया जा सकता है। बात ये कही जा रही थी कि ईरान ने 83+% का यूरेनियम एनरिच कर लिया। इजराइल ने इसीलिए यहाँ ईरान पे अटैक करा और कहा हमें इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को और साइट्स को डिस्ट्रॉय करना होगा, अदरवाइज एक बार यहाँ पे ईरान के पास न्यूक्लियर बम आ गए तो ये इस रीजन के लिए इंक्लूडिंग इजराइल बहुत बड़ा खतरा होंगे। पास से ही ऐसा देखा गया है। साथियों, ईरान जो कभी अमेरिका का साथी रहा था, आज वहाँ पे तेल की जो है, जैसे ही वहाँ तेल निकला उसके बाद से ये दोनों एकदम भाई अमेरिका की नज़रें रही हमेशा से। मिनरल्स पे दुनिया भर के आप ज़ेलेंस्की के केस में देखिए, यूक्रेन के केस में देखिए, हर जगह आप देखिए अमेरिका की नज़र रहती है। तो जैसे उनकी नज़र यहाँ पे ईरान पे आई तो ईरान ने कहा चलो अपना काम करो भाई। इस चक्कर में दोनों में हो गई अफरा तफरी, तनातनी। अब ईरान का बहुत सारे अपने प्रॉक्सी ग्रुप, हिजबुल्लाह, हमास, इन सब के माध्यम से जो है ये हमेशा प्रॉक्सी वॉर करता रहता है इजराइल जैसे देशों में। अभी फिलहाल बात क्या है, इजराइल हो गया है बहुत मजबूत जब से इसने हमास, हिजबुल्लाह सबको कर दिया कमज़ोर, और आज के टाइम पे ये ईरान के ऊपर पूरी तरीके से हमला बोलने को भी तैयार है। ईरान ऐसी हालत में, ऐसा देखो, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ईरान के ऊपर अभी रिटेलिएशन का बहुत ज़्यादा प्रेशर था, इसलिए उसने जनता के चक्कर में किया, अदरवाइज वो अभी बिल्कुल मूड में नहीं है। फर्जी बैठे बैठे उसको जो है हुआ है। अब इसमें भारत की प्रतिक्रिया को भी समझेंगे। फिलहाल आपने ये चीज़ समझ गई कि क्या रीज़न है इजराइल के डिसीजन का कि वो अटैक कर रहा है ईरान को। अब इसमें कल तो अमेरिका ने सीधा अपना पल्ला झाड़ लिया था कि हमसे कोई लेना देना नहीं है, आप हमारे से कुछ ना कहिए। लेकिन ट्रंप तो ट्रंप है, कुछ देर बाद ही इस बात में निकल के आया कि देखो हम 60 दिन से आपसे कह रहे थे कि आपके पास 2 महीना है, बैठ के कोई बातचीत कर ली जाए ईरान, लेकिन आपने चूंकि नहीं करी, इसलिए हम 61वें दिन आपके ऊपर अटैक करवा रहे हैं। आप गलत कर रहे हैं, आप इस हिसाब से आप गिरिए और क्लियर करिए, नहीं तो आगे भी बहुत दिक्कत होगी। आप बैठ के समझौता कर लीजिए। समझौता करवाने में ये बहुत एक्सपर्ट है और इनका कुछ सुनता उनता है नहीं, लेकिन तब भी ये जो है वो एक्सपर्ट बहुत बनते हैं और अपनी वाहवाही लेने के लिए आगे रहते हैं। बहरहाल, अब यहाँ पे क्या हुआ, आप यहाँ देख सकते हैं मैप ईरान और इजराइल का, ठीक है, इतना डिफरेंस है। अब मज़े की बात तो ये है कि जैसे हमने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे देखा था कि किस प्रकार से हमने पहले नोटम जारी करा, जिसको मैंने जो है वो कवर भी किया था कि भैया एयर स्पेस में मत उड़ना, हमारे कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे तो जो है बीच में आए हुए इराक और सीरिया की कोनो इज्जत नहीं, बना बन इधर से उधर मिसाइलें, बैलिस्टिक मिसाइलें, जेट, ड्रोन, सब हमला हो रहा है। उन दोनों से कोई पूछ ही नहीं रहा कि भैया तुम्हारे यहाँ से निकले कि ना निकले। बहरहाल आप समझ लीजिए कितने कमज़ोर हो गए हैं देश। अब जब इजराइल ने इनके, मैं अभी डिस्कस करूंगी कि ईरान के कौन कौन से न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पे इजराइल ने हमला किया है, ठीक है, वो भी मैं बताऊंगी। फिलहाल आप रिटेलिएशन वाला पार्ट समझ लो। तो ईरान ने क्या करा कि अब आप कहेंगे कि मैम इजराइल के पास तो आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम इनका इतना गजब है। हमास के टाइम पे हमने देखा था कि कितने तरीके की मिसाइलें जो है वो बना बन उसने सब के सब इंटरसेप्ट कर दी थी। लेकिन बात देखिए, ऐसा होता है ना
कि कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम 100% जो है वो कारगर नहीं होता है ना। हमने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम भी देखा था कि जब रशिया का S-400 भी पूरी तरीके से सारे ड्रोन्स को नहीं खत्म कर पाया था, कुछ ने दिक्कत पैदा कर दी थी। सेम तरीके से इजराइल के अंदर भी 94-95% तक तो चीजें खत्म हो जाती हैं, लेकिन इसका तरीका ये लोग ये निकालते हैं, जैसे हमास ने निकाला था कि एक साथ बहुत सारी मिसाइलों से हमला करना शुरू कर दो, एक साल बहुत सारे ड्रोन दे दो, तो एक बार में कितने ही वो कर लेगा, कुछ तो आके धरती पे गिरेंगे। और यही देखा जा रहा है, कुछ ऐसी तस्वीरें निकल के आ रही हैं जिससे लग रहा है कि इजराइल की जो हम लोग राजधानी मानते हैं तेल अवीव, और जो अमेरिका मानता है जेरूसलम मान लीजिए, तो वहां तेल अवीव में हम देखते हैं इनकी इंपॉर्टेंट सिटी के अंदर बहुत सारे ऐसे मिसाइल्स गिरे भी हैं और नुकसान भी पहुंचाया है ईरान द्वारा करे गए। अब जानते हैं आप दोनों ऑपरेशंस का मैं नाम आपको बता देती हूँ। ऑपरेशन राइजिंग लायन जो है उसके तहत यहाँ पे इजराइल ने हमला किया था, किसके ऊपर? ईरान के ऊपर। वही जगह जो ईरान ने रिटेलिएशन किया है वो ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के तहत करा है। ट्रू प्रॉमिस 1-2 भी यहाँ पे इन्होंने पहले रिटेलिएशन के तौर पे चलाया था। अब यहाँ देख सकते हैं कि पूरे ही इजराइल के अंदर बहुत सारी जगहों पे सायरन्स बजे है ना, लोगों से कहा गया कि आप छुप जाइए, ये है वो। आप देखो इजराइल के अंदर ये छुपने छुपाने वाली कहानी लोगों को इतनी बढ़िया तरीके से आ गई है आफ्टर ऑल दिस अटैक विद द गाजा, ये जो पैलेस्टीनियंस के साथ जो इतने सालों से इनका युद्ध चल रहा है, कि अब ये लोग बहुत ही चिंटू की तरह लेते हैं चीज़ों को कि बहुत अच्छा सायरन बजे चलो छुप जाते हैं। कई जगह पे तो वीडियोस आ रही हैं जहाँ लोग पार्टी कर रहे हैं, पता नहीं पार्टी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बहरहाल वीडियोस आ रही हैं कि छुप गए तो आराम से एंजॉय कर रहे हैं। इजराइल के अंदर इस चीज़ को बहुत ही चिल तरीके से लिया जाने लगा है। बहरहाल पूरे इजराइल के अंदर सायरन्स, शेल्टर, शॉक का जो है वो बातें हैं। इजराइल फेस कर रहा है बैराज मिसाइल्स की। अब ईरान इसको लेके बहुत सारी वाहवाही तो कर रहा था, बट यहाँ पे इजराइल का कहना है कि कोई हमारा बहुत नुकसान नहीं करा। देन टू कुछ जो तस्वीरें वाकई में अगर ये सच सच निकल के आ रही हैं तो ठीक ठाक नुकसान तो ईरान ने करा है। बहरहाल जब इजराइल ने ईरान के ऊपर यहाँ पे हमला किया था तो उनका मेन मुद्दा था उनके न्यूक्लियर साइट्स पे हमला करने का, और इजराइल ने पूरी दुनिया के सामने एक बहुत ही बढ़िया रिप्रेजेंट करके अपने वीडियो के माध्यम से बताया था कि हमने किस प्रकार से देखिए अटैक करा ईरान के ऊपर, जिस बारे में भारत पे भी कई सवाल उठे थे कि क्यों ना भारत भी इस तरीके का कोई हमला करता। जब ऑपरेशन सिंदूर हमने किया था तो इस तरीके से विजुअल रिप्रेजेंटेशन दिखाता। आपको मैंने कल बताया था कि कैसे इतने इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर साइंटिस्ट, उनके साथ साथ ऐसे सलामी का उनके यहाँ मारे जाना, चीफ का मारे जाना इजराइल की तरफ से ईरान का, दिखाता है कि इजराइल की इंफॉर्मेशन कितनी ज़बरदस्त होती है, वो कितना एकदम स्पेसिफाई करके कितना स्पेसिफिक टारगेट करता है अपना, कि जो उसको टारगेट, आपने देखा होगा भाई जिस समय यहाँ सिनवार की बात थी उस वक्त भी किस प्रकार से उसने ड्रोन के माध्यम से ऐसा मारा था उसको कि हम क्या बताएं। तो इजराइल की इस मामले में बहुत ज़बरदस्त चीज़ें जो कि भारत कहीं ना कहीं लैक करता है, उसको सीखना चाहिए। और हमने जब हमला किया तो देखिए सिर्फ टेररिस्ट साइट से नुकसान पहुंचाए, लेकिन वहां के इतने बड़े बड़े जो मसूद अजहर मेन आदमी था हम नहीं मार पाए। लेकिन इजराइल देखिए पहली बार में ही इस बारे में जो है वो सक्सेस पाता है। बहरहाल इजराइल ने कहा कि हमने कहीं और कुछ नहीं करा है, अपनी वीडियो के माध्यम से इन्होंने बताया और अर्ज किया भारत से भी कि देखिए हम इस बारे में बात करेंगे ना, बहुत सारे मैप निकाले और कहा कि ईरान के पास अगर एक बार न्यूक्लियर जो है फैसिलिटीज आ गई, न्यूक्लियर बम बना लिया, तो इससे हमें नहीं बल्कि साथ साथ में आसपास के देशों इंक्लूडिंग इंडिया को भी नुकसान पहुंच सकता है। साथ ही यहाँ पे इजराइल ने अर्ज किया वहाँ के ईरान के लोगों से भी कि आप लोग भी यहाँ पे अपनी करंट सरकार का साथ न दीजिए, ये आपके लिए खतरा हो सकता है। लेकिन तब भी ईरान के अंदर लोगों का बहुत ही गुस्सा था, उन्होंने कहा कि भाई साहब देखो हमें बदला तो लेना है। लेकिन थोड़ा सा और डिटेल से समझते हैं कि एक्चुअली में कौन कौन सी न्यूक्लियर साइट्स ईरान की अफेक्ट हुई हैं इस इजराइल के अटैक के वजह से। सबसे पहले बात करते हैं हम नातान्स एनरिचमेंट फैसिलिटी की, जो ये अबव ग्राउंड पायलट फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट है। इसके अंदर IR4 और IR6 के सेंट्रीफ्यूजेस हैं, यूज करे जाते हैं फॉर 60% एनरिचमेंट के लिए। मैंने आपको बताया कि यूरेनियम को 90% अबव आप इनरिच करते हो एक चक्का मथनी बना के, तो उससे जो है वो उसके बाद आपके पास इतनी कैपेसिटी आ जाती है कि आप यहाँ पे जो है वो न्यूक्लियर बम बना सकते हो। और पिछले 20 सालों से ईरान इस चीज़ में कायदे से लगा है। खैर ये कह रहे हैं कि इसको डिस्ट्रॉय कर दिया है। यहाँ पे इजराइल ने अपने अटैक के माध्यम से इसमें इलेक्ट्रिकल सिस्टम और सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ खत्म कर दिया गया है। अंडरग्राउंड कैस्केड हॉल जो मेन इनरिचमेंट हॉल है वो इनैक्ट है, जिसे प्रोटेक्ट करा गया है बाय द लेयर्स ऑफ रॉक। अब देखो ये जो फैसिलिटीज होती हैं वो सिर्फ ऊपर ही नहीं होती हैं कि बस बम गिराया और खत्म हो गई, ये अंदर तक 67 मीटर की तक इसमें
नीचे तक जो है वो रॉक्स हैं कि उसके नीचे 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 जाके, तो इतना आसान नहीं होता है कि इनको एकदम से खत्म कर दे कोई भी देश एक मिसाइल 2 मिसाइल डाल के। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट एनरिचमेंट प्लांट है इनका, फोर्डो फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट। तो स्ट्रक जो हुआ ऑपरेशन के टाइम पे, बट डैमेज कह रहे हैं कि बहुत कम हुआ है ईरानियन ऑफिशियल्स के हिसाब से। फैसिलिटी काफ़ी डीप अंडरग्राउंड है और लार्जली ऑपरेशनल है आज भी। ईरान देखिए नहीं चाहता कि वो किसी भी प्रकार से जो है इस सब में इन्वॉल्व हो जाए, जब तक वो एक न्यूक्लियर जो है समृद्ध देश नहीं बन जाता है। वो चाहता नहीं है, लेकिन वो क्या करा जाए, प्रेशर होता है सरकार के ऊपर भी, जनता का। उसके बाद आती है इस्फहान न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सेंटर, इस्फहान के अंदर है ये। स्ट्राइक ने इम्पैक्ट करा यहाँ के मेटालियर यूरेनियम प्रोडक्शन फैसिलिटी को और रिकन्वर्जन इंफ्रास्ट्रक्चर यूज जो भी होता है न्यूक्लियर फ्यूल बनाने को फ्रॉम एनरिच्ड UF6, तो इसको यहाँ पे अटैक किया गया है। साइट ये सेंट्रल है ईरान के न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल में, इंक्लूडिंग केमिकल और मेटलर्जिकल प्रोसेस के अंदर भी। फिर चौथा अटैक यहाँ अराक हैवी वाटर रिएक्टर IR-40 के अंदर, ये कॉम्प्लेक्स डैमेज इसमें सफर हुआ है, जिसमें यहाँ पे अफेक्ट करा हैवी वाटर और रिएक्टर रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर को इस इजराइल की माध्यम से। आप जानते हैं 13 जून 2025 दैट इज कल को ईरान ने भी लॉन्च किए लार्ज स्केल रिटेलिएटरी अटैक इजराइल के ऊपर, जिसको नाम दिया है ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3, जिसमें ईरान ने 150 से अधिक मिसाइल्स और 100 से अधिक ड्रोनों से हमला किया है इजराइल की टेरिटरी पे। ज़्यादातर तो यहाँ के डिफेंसेस एयर डिफेंस माध्यम से इंटरसेप्ट कर ले गए, बट कुछ ने यहाँ पे इनको नुकसान पहुँचाया और इजराइल के अंदर भी बहुत सारे लोगों को चोट पहुँचाई। कुछ की डिटेल्स की बात कर लें तो स्ट्राइक्स को आप जानते हैं रिस्पांस में ऑपरेशन राइजिंग लाइन के किया गया था, जिसकी वजह से ईरान के डीप टारगेटेड को यहाँ पे इजराइल ने जो है हल्ट किया और कह रहे हैं 80 से अधिक लोग मारे गए और कई सारी जो है वो इंजरीज भी हुई हैं। ईरान ने इस बात दुनिया के सामने रखा कि भाई हमारी कोई गलती नहीं थी, हम जो भी यहाँ पे रिटेलिएटरी अटैक करें क्योंकि इन्होंने हम पे करा तो इसलिए हम कर रहे हैं, हमने आगे से कोई तरीके से कुछ भी नहीं करा है। और इन्होंने अपनी मस्जिदों तक पे लाल झंडा लगाया कि अब ईरान यहाँ पे जो है वो अटैक जरूर करेगा। लेकिन इजराइल का कहना है कि हम यहाँ बचने के लिए पहले से ही अपने आप को सेव कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि ये जो है वो हमारे ऊपर कल को बम बना के हमला कर दे तो हम छोटे से देश हैं खत्म हो जाएंगे। तो ये अटैक ट्रिगर करते हैं वाइड स्प्रेड सायरेंस को और रीजनल एयर स्पेसेस दोनों जगह के क्लोज होते हैं। कल इमेजेस में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो ईरान है उसके ऊपर से कोई भी प्रकार से प्लेन नहीं निकल रहा है और पूरे ही विश्व भर के जो लीडर्स हैं उनका कहना है भैया शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अब हम इस बारे में एक बार इंडिया की भी बात करेंगे थोड़ा सा डिटेल से। खैर, अब इजराइल ने स्ट्राइक करा फिर से 24 घंटे के अंदर और यहाँ मैंने बताया कि फिर से मिसाइल, ये व्यक्ति जो है हुसैन सलामी, ये जी जो है ख़त्म हो गए थे जब इजराइल ने अटैक किया था ईरान पे। तेहरान ने रिटेलिएट करा, मैंने आपको इस बारे में बढ़िया से बताया है। एक्सप्लोजन्स सुनाई दे रहे हैं नियर ईरान के फोर्डो न्यूक्लियर साइट के पास ही, और रिस्पांस में आप जानते हैं तेल अवीव और जेरूसलम के अंदर यहाँ पे ईरान ने अटैक करा है। अच्छा, आगे डिटेल से समझेंगे नरेंद्र मोदी के पास कैसे फ़ोन आए और भी चीज़ों को। लेकिन बहरहाल अगर आप चाहते हैं 24 घंटे 7 दिन पढ़ना है डिसिप्लिन एटमॉस्फेयर में मात्र 99 रुपये पर मंथ में, इसमें आप घर बैठे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो आप ज्वाइन करिए मेरी वर्चुअल लाइब्रेरी को। इसके लिए आप सिर्फ 9919785532 ऑन व्हाट्सएप एंड सिर्फ IAS सेल्स ऑन टेलीग्राम पे मुझसे कांटेक्ट करिए। अब अटैक के बाद ही जब यहाँ पे भारत ने कहा कि भैया देखो हम डी एस्केलेशन की बात करते हैं, शांत हो जाओ दोनों देश, ये है वो है, तो उसी के बाद ही बेंजामिन नेतन्याहू का फोन आया हमारे नरेंद्र मोदी जी के पास में। अब मेन बात देखिए यहाँ पे ये आती है साथियों, क्या आपको ये बात लगेगी कि बहुत सारे देश के लोग जो है वो इजराइल के साथ खड़े हैं कि भारत को इजराइल का साथ देना चाहिए, परंतु हमारे रिश्ते हाल फिलहाल मुस्लिम देशों के साथ भी बहुत अच्छे हुए हैं, खासकर ईरान के साथ। जब हमने ऑपरेशन सिंदूर किया था तब पाकिस्तान जब जाके रोया ईरान के पास, तो ईरान ने भी हमारा साथ इनडायरेक्टली देने का प्रयास किया और कोशिश करी कि हमारे साथ एक अच्छे संबंध बरकरार लेके चल सके। तो साथियों, हमारे दोनों लोगों के साथ, हालांकि हम अब ईरान से तेल नहीं ले रहे हैं, देन तो हमारे कई सारे इन्वेस्टमेंट वहाँ पे हैं, हमारे रिश्ते अच्छे हैं, तो हम ऐसा काम नहीं कर सकते हैं कि हम एक तरफ पार्टी में पूरी तरीके से आ जाएं। हालांकि चाइना के केस में देखा गया है कि चाइना ने पूरी तरीके से निंदा करी है इजराइल के इस अटैक की ईरान के ऊपर और कहीं ना कहीं वो ईरान का साथ दे रहा है। भारत इस चीज़ में जब लैग करता है साथियों, तो ही हम इसके रिपरकशंस देखते हैं अपनी ही किसी चीज़ में, जब
हमारे ऊपर हमने ऑपरेशन सिंदूर किया था तो हमारे साथ इजरायली देश था जो बढ़ चढ़ के आया था, बाकी सबने डीएस्केलेशन की बात की थी, कोई खुल के नहीं आया था। जैसे पाकिस्तान के साथ तुर्की, चाइना इस तरीके से आ गए थे, है ना, तो हमारे साथ इस तरीके से कोई नहीं आया था इसी चीज़ों की वजह से। परंतु साथियों, वर्ल्ड लेवल पे जब जियोपॉलिटिक्स की बात होती है तब कोई देश भी किसी का परमानेंट फ्रेंड नहीं बन पाता है, इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है भारत के लिए कि वो एक न्यूट्रल स्टैंस ले। देखिए, हर चीज़ के एक प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, अगर हम एक तरफ अभी चले जाएंगे तो हो सकता है कल हमें ये नुकसानदायक दे जाए। बहरहाल, जब ये बात हुई तो हमारे इजराइल के साथ बहुत अच्छे संबंध है, हर एक तरह से हम लोग अच्छे से जानते हैं, देश की जनता भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है इजराइल का ही। तो यहाँ पे बेंजामिन नेतन्याहू ने फ़ोन किया नरेंद्र मोदी को, उनसे कॉल पर बात करी, जिसके बाद नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट करके इस बात को बताया कि हमें प्रधानमंत्री नेतन्याहू और इजराइल की तरफ से एक कॉल आया है, इन्होंने हमें सारी बातें बताई अच्छे से और इस सिचुएशन के बारे में भी बताया। क्योंकि देखिए, यहाँ पे नेतन्याहू ने साफ साफ अपनी चीज़ों में कह दिया था कि अभी ये ऑपरेशन हम तब तक बंद नहीं करेंगे जब तक इस खतरे को पूरी तरह से खत्म नहीं कर देते हैं। खैर, नरेंद्र मोदी जी ने हमारे कहा कि आई शेयर्ड इंडियाज कंसर्न, है ना, मैं शेयर करता हूँ इंडिया का दुख दर्द क्या है और ज़रूरत है कि अर्ली रिस्टोरेशन हो पीस और स्टेबिलिटी का इस रीजन के अंदर। देखिए साथियों, बात ऐसी है ना कि हम अगर इधर फंस जाएंगे तो भाई बड़ा दिक्कत हो जाएगी। हमारे कंसर्न ये हैं, हमने शायद ये हो सकता है उनसे शेयर किया हो कि भाई हम कैसे ख़त्म कर दें, हमारा पैसा भी लगा है, हमारी चीज़ें भी सही हैं, हमारा संबंध भी सही है, हम अगर यहाँ पे आ जाएंगे दिक्कत हो जाएगी। या तो भारत ये भी कह सकता है कि तुम करते रहो भाई, हम ऐसे बीच की बात करते रहेंगे, जो भी रहा हो मामला। बहरहाल, ट्रंप ने यहाँ पे एक ग्रेव वार्निंग दे दी है ईरान को। अभी तक ट्रंप कह रहे थे कि देखिए हमारी कोई वो नहीं है, हमसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पे ट्रंप के साथ के बिना, यूएसए के साथ के बिना इजराइल किसी भी प्रकार से आगे बढ़ जाए ये हो नहीं सकता। इसीलिए नेतन्याहू ने ट्रंप को बाद में थैंक यू भी कहा था और ये चले भी आए थे अपना क्रेडिट लेने के लिए। ठीक है, इन्होंने कह दिया है कि इजराइल की स्ट्राइक हो गई है, अब ईरान तुम चुपचाप बैठ जाओ, ज़्यादा डेथ वेथ मत करो, हम तुमसे कह रहे हैं समझौता कर लो तो बैठ के समझौता कर लो, क्यों नहीं मान रहे हो। इंटरनेशनल लेवल पे ओवरव्यू की बात करो तो यूनाइटेड नेशंस और न्यूक्लियर एजेंसीज का कहना है कि देखो वाइडर कॉन्फ्लिक्ट से बचो, है ना, यही सब चीज़ें हैं, कंडेम्ड करते हैं। यूएस कहता है कि देखो भैया बैकअप देते हैं हम इजराइल को, है ना, और भाई अब तुम ईरान शांत हो जाओ। हालांकि यूएस की फोर्सेस ने हेल्प किया इंटरसेप्ट करने के लिए ईरानियन मिसाइल्स को, तो यूएस का तो बड़ा रोल है ही है इजराइल के साथ में, ऐसे कैसे नहीं साथ देगा। फिर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो का कहना है कि इजराइल ने यूनिलेटरली एक्ट करा है और यूएस फोकस्ड है प्रोटेक्ट करने के लिए अमेरिकन फोर्सेस को। यूरोप की बात करें तो इन्होंने सब डीएस्केलेशन की बात करी है। ठीक है, यही सारी बात है। मिडिल ईस्ट और मिना की बात करें तो ओमान ने स्ट्रांगली कंडेम्ड किया है इजराइल के ऑपरेशन को, है ना। अरब की बात करें, गल्फ कंट्रीज की बात करें तो इन्होंने भी अर्जेंट नीड रिस्टेन की और डिप्लोमेसी की करी है। उसके बाद एशिया, अफ्रीका, लेटिन अमेरिका में भारत का मैंने बताया कि डीप कंसर्न है, अर्ज किया है कि अब बातचीत से खत्म करिए। ठीक है, ऐसे कई सारे देशों ने, और चाइना वगैरह ने अनएक्सेप्टेबल, रशिया ने अनएक्सेप्टेबल कहा है। और इसके अलावा हमने देखा कि तेल के प्राइसेस देखिए अफेक्ट करेंगे ही करेंगे इस चीज़ में चलते, और भारत को तेल की है बहुत ज़रूरत। हालांकि हम इनसे नहीं मंगा रहे हैं, लेकिन चूंकि ऑयल प्राइसेस पूरे विश्व भर के अंदर 8 से 10% बढ़ सकते हैं, ड्रॉप हो सकता है, स्टॉक के फ्यूचर रिफ्लेक्ट ये दिखाता है, जो गिरे हैं अचानक से फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में गिरावट देखने को मिली है, जो वो दिखाता है कि पूरे रीजनल इंस्टेबिलिटी की वजह से पूरे विश्व भर के अंदर डर का माहौल है। साथियों, अब ईरान भी वार्न कर देता है कि हम भी स्ट्राइक करेंगे, टारगेट करेंगे यूएस, यूके और फ्रांस के बेसिस को रीजन के अंदर, अगर अटैक इजराइल की तरफ से आप लोगों ने मिलकर नहीं रोका। इसी बात के लिए यहाँ पे यूएस ने पहले ही कह दिया था साथियों कि जो है भाई आप लोग जो है हमारे ऊपर मत करिएगा, हमारा कोई रोल नहीं है। लेकिन यूएस के रोल के बिना कुछ हो नहीं सकता और ट्रंप के पेट की खुजली रुक नहीं सकती, तो उन्होंने हर चीज को यहाँ पे बोल दिया। अब बात आती है क्यों आखिरकार इजराइल ने अपोलोजाइज करा भारत से। प्यारे साथियों, तो आप यहाँ पे एक इमेज देख रहे होंगे, इस प्रकार से एक इमेज और वीडियो के माध्यम से इजराइल ने एक चीज को रिलीज किया था कल, और कहा था कि आप सारे देश हमारा साथ दीजिए, क्योंकि ईरान के पास अगर एक बार न्यूक्लियर बम बन गए तो आप क्या सोचते हैं कि आप लोगों के ऊपर कुछ नहीं होगा, आप लोगों के ऊपर भी नुकसान पहुंच सकता है। और इसी बात को दर्शाते हुए यहाँ पे इजराइल ने अपनी चीजों को रखा था। लेकिन इसी बीच क्या हुआ कि इसी बीच इजराइल ने
एक मैप रखा भारत का, जिस मैप के अंदर पाकिस्तान ऑक्यूपाई पीओके वाला हिस्सा है वो पाकिस्तान को, अक्साई चैन वाला हिस्सा है वो पाकिस्तान को दिखाया। मोस्ट ऑफ द जो मैप है वो गूगल के अंदर गलत ही देखने को मिलता है। और इस बात को देखने के बाद यहाँ पे बहुत सारे भारतीयों के अंदर गुस्सा आ गया, क्योंकि भारतीयों के अंदर एक सेंटिमेंट जैसे रशिया को लेके पॉजिटिव है ना, वैसे ही इजराइल को लेके भी बहुत पॉजिटिव है, साथ देते हैं। बट इस मैप को देख के बहुत सारे लोग वहाँ पे उनके ट्विटर अकाउंट के नीचे कमेंट करने लगे। इस बात को यहाँ समझते ही इजराइल ने अपोलोजाइज करा और हर एक कमेंट के नीचे यहाँ पे जो है वो हर रिप्लाई करा कि हमसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है और ये हमारी गलती है, हम इसको एक्सेप्ट करते हैं, रॉन्ग मैप जो हमने भारत का यहाँ करा ऑनलाइन जम्मू एंड कश्मीर का। तो ये है पूरी कहानी। आई होप इसको लेके जो भी बात आएगी, सीज फायर के जैसे भी बात आएगी मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगी। तब तक के लिए आप मुझे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंक्लूडिंग व्हाट्सएप पे फॉलो करिए, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये वीडियोस आप फेसबुक पर भी देख सकते हो, साथ ही जॉइन बटन को प्रेस करके मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन करके आप मेरे काम में भी मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।